आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 25 दिसंबर ये वो दिन है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के तौर पर याद किया जाता है। देश की सियासत में नैतिकता की नई लकीर खींचने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कई ऐसे फैसले हुए जिसने इकोनॉमी की दशा और दिशा बदल डाली। वाजपेयी के हर गांव तक सड़क पहुंचाने की योजना हो या फिर राजकोषीय स्थिति बेहतर बनाने पर जोर देना हो, वर्तमान दौर में इसकी अहमियत समझी जा सकती है और बीजेपी को कामयाबी के शिखर पर ले जाने में उनकी अहम और महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 90 के दशक में वे पार्टी का मुख्य चेहरा बनकर उभरे और केंद्र में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान देश में उदारीकरण को बढ़ावा मिला और बुनियादी ढांचे और विकास को गति भी मिली। वाजपेयी की छवि हमेशा एक सेकुलर नेता की रही। जब वे 10वीं कक्षा में थे तब उन्होंने एक कविता लिखी थी, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन रग रग, हिंदू मेरा परिचय। इसी सिलसिले में पुणे में दिया गया उनके भाषण का जिक्र भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं ये कैसे भूल सकता हूं, किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। मेरा हिंदुत्व सीमित नहीं है, संकुचित नहीं है। मेरा हिंदुत्व हरिजन के लिए मंदिर के दरवाजे बंद नहीं कर सकता। मेरा हिंदुत्व अंतर जातीय, अंतर प्रांतीय और अंतरराष्ट्रीय विवाहों का विरोध नहीं करता है। हिंदुत्व बहुत विशाल है। वाजपेयी के हिंदू धर्म को समझने के तरीके पर बहुत से लोग कुछ न कुछ विवाद करते रहे हैं। कई बार कहा गया कि खासतौर से संघ की विचारधारा और वाजपेयी की सोच समझ में मेल नहीं है। वाजपेयी सनातनी हिंदू तो रहे, लेकिन हिंदू धर्म के मर्म को समझने और समझाने की प्रतिभा उनमें खूब थी। वे हिंदू धर्म को जीवन की एक विशिष्ट पद्धति और शैली मानते थे। वाजपेयी की भलमन साहत, काबिलियत और विशाल हृदय के व्यवहार से विरोधी भी उनकी प्रशंसा करने से हिचकिचाते नहीं थे। वाजपेयी का हमेशा कहना रहा है कि अल्पसंख्यकों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ना होगा, वरना वे घाटे में रहेंगे। न केवल बीजेपी बनने के बाद बल्कि उससे पहले जनसंघ के वक्त भी वे मुसलमानों को लेकर, उनके साथ लेकर चलने पर अपनी राय जाहिर करते रहे हैं। दरअसल जनसंघ के अध्यक्ष के तौर पर एक बार वाजपेयी ने कहा था कि जनसंघ सभी भारतीयों को एक मानता है और ऐसे में उन्हें हमेशा के लिए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के तौर पर बांटने का विरोधी है। लोकतंत्र में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का निर्णय राजनीति के आधार पर होता है, मजहब, भाषा या जाति के आधार पर नहीं। दरअसल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी अध्यक्ष बनने के साथ ही बीजेपी की 3 धरोहर अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर के युग की समाप्ति हो गई। अब बीजेपी में मोदी युग चल रहा है। पार्टी का नेता ही नहीं, संगठन, चुनाव लड़ने का तरीका, सरकार चलाने का तौर तरीका, फैसले लेने और उन्हें शिद्दत से लागू करने की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी अकेले या सहयोगियों के साथ सत्ता की उस ऊंचाई पर है जहां पहुंचने की उसके संस्थापकों ने कल्पना भी नहीं की होगी। बीजेपी दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है। जनसंघ ने जो सपने देखे तो उसे मोदी ने अमली जामा पहनाने का काम किया। कश्मीर से 370 हटाने से लेकर 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का फैसला मोदी सरकार में हुआ और मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री है तो अमित शाह गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उसी तरह जैसे अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे तो अडवाणी गृह मंत्री थे, लेकिन तब और अब में बड़ा फर्क है। उस समय सहयोगी दलों का दबाव था, लेकिन मोदी युग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब राजनीतिक तौर पर और उसके तौर तरीके भी अलग थे। अब राजनीति आक्रामक हो गई है। शिष्टाचार की राजनीति नहीं, बैकग्राउंड में खोसी गई है ये शिष्टाचार की राजनीति। दरअसल विपक्षी नेताओं पर निजी हमले करना आज आम सा हो गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सराहना करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू के बाद वे एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्हें देश भर के लोगों ने सराहा। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास का नारा वास्तव में उन पर सूट करता है। राउत का बयान स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित है, जिन्होंने 2014 में सबका साथ,
सबका विकास के आदर्श वाक्य के साथ पदभार ग्रहण किया था। दरअसल राउत शनिवार को वाजपेयी की जयंती पर मीडिया के एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बात कही। अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी और अब की बीजेपी में क्या फर्क है, कितना फर्क है, उस फर्क को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या आज शिष्टाचार की राजनीति नहीं रही? क्या सबका साथ सबका विकास का नारा अटल के लिए ही बना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान इस नारे को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है या इस पे अमल किया जा रहा है? दरअसल इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर धनंजय गिरि जी हैं, जो कि लीडर हैं बीजेपी के। विजय कौशिक जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। साथ ही संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है संजीव कौशिक जी। संजीव जी, क्योंकि बीजेपी की अगर हम पहले की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी, सर क्या अंतर आप देखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है, जिस बात का जिक्र संजय राउत करते हैं कि एक वो नेता थे जिसको पूरा देश पसंद करता था, हर कोई उसकी सराहना करता था, और अटल बिहारी वाजपेयी की जब हम बात करते हैं तो उसका भी जिक्र करते हैं कि वो विरोधियों की भी प्रशंसा करते थे, जो विपक्षी पार्टी थी उनकी भी प्रशंसा करते थे अगर उन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन आज की बीजेपी में कितना अंतर आप देखते हैं? क्या फर्क आप समझते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के युग से लेकर के नरेंद्र मोदी के युग तक का एक लंबा सफर तय किया है। और आप जब भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दौर के कार्यकलाप और उनके सोच को देखेंगी, उसमें और आज में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। जहां शुचिता की बात करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे, जहां चरित्र की बात करते थे, उच्च नैतिकता की बात करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी। और ये मत भूलिए कि शुरुआती दौर में 1999 में 1 मतों से उन्होंने अपनी सरकारें खो दी थी। जोड़ तोड़ की राजनीति में बिल्कुल वो यकीन नहीं करते थे। निश्चित तौर पे वो मानदंड आज के दौर में बिल्कुल खत्म होता हुआ दिखाई देता है। नए दौर की राजनीति है, नए पौध के लोग हैं, नए तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि वक्त के हिसाब से हर चीज में बदलाव भी स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को किया है। लेकिन बदलाव में क्या आप अपने मूल स्वरूप को छोड़ देंगे, ये बहुत मुश्किल होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा चाल, जो शुरुआती दौर की बात थी, या फिर राजधर्म निभाने की जो बात थी, वो आज के दौर में वो मूर्धन्य जिनके बदौलत भारतीय जनता पार्टी फली फूली आज के वक्त में हद तक आगे बढ़ी कि वो केंद्र में इतने वोटों के साथ या इन संख्याओं के साथ कायम है। वो भारतीय जनता पार्टी नैतिक मूल्यों को खोती हुई दिखाई देती है। वो लोग इनके लिए फिर मैं धनी लोग वो हाथ पे आज के खड़े दिखाई देते हैं। और उन लोगों को कहीं ना कहीं एक निधि के जैसे बना दिया गया। जो लोग बात कर सकते थे, बोल सकते थे, वो भारतीय जनता पार्टी आती है। हम जानते हैं कि जब राजनीति करने की बात होती है, यह भी बात सही है कि जब आप किसी सदन में देखें तो भी पार्टी की संख्या ज्यादा होती है, नैतिकता के आधार पर होती है और किसी को सरकार करने की इजाजत होती है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तोड़ के जिस तरह से किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह की राजनीति करती है, अटल बिहारी वाजपेयी की होती होगी। हमने देखा है। हम ये कहने में हमें कोई नहीं है कि राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल रहा है और सर्वोच्च रहा है। बड़ी भूमिका भी रही है सरकार राम मंदिर की। लेकिन राम मंदिर के बाहर इसको जिस तरह से 2 पार्टों में बांट देने की कोशिश हो रही है, लगातार बांटने की कोशिश हो रही है। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ संजीव जी। डॉक्टर धनंजय गिरि जी, क्या वाकई माने कि शिष्टाचार की राजनीति कहीं लुप्त हो गई है? आज आक्रामक राजनीति का वक्त है, जिसको बीजेपी भरपूर और बेहतर तरीके से कर रही है। नेहा जी, आज बड़ा दिन है और बड़े आदमी का जन्मदिन है। इतने विराट व्यक्तित्व आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाना आज है। अटल जी जैसा बोलते थे वैसा लिखते थे, जैसा लिखते थे वैसा करते थे, जैसा करते थे वैसा दिखते थे। अंदर से बाहर एक जैसा, पक्ष और विपक्ष के से परे एक महान व्यक्तित्व, इतना विराट व्यक्तित्व जिसकी भारतीय राजनीति में परिकल्पना बहुत मुश्किल है। अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अटल जी विचार प्रवाह के अटल प्रतिमान थे।
लंबे सालों में भाजपा ने चरणबद्ध यात्रा संपन्न की, लेकिन भाजपा वैचारिक स्तर पर कभी बदली नहीं। भाजपा के जो अध्येता रहे हैं वो जानते हैं कि भारत की जीवन धारा की धारा है। भारत के मूल चेतना की संरक्षा, सुरक्षा, अभिवृद्धि के लिए संकल्प व्यक्तित्व का नाम अटल रहे। आज उन्हीं आदर्शों को उतारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज का दिन उसी संकल्प का स्मृति दिवस है। भाजपा परिवार आधारित पार्टी नहीं है, बल्कि विचार आधारित परिवार है। ये समान विचार आधारित व्यक्तियों की क्रमिक एक निष्ठा, साधना के साथ सतत विकास की धारा है, ताकि गौरवशाली भारत का निर्माण हो सके। और राजनीति में सत्ता को बचाए रखने के लिए भाजपा सतत प्रयत्नशील है। लेकिन कहने का मतलब है कि आप वाजपेयी जी से हम बात करते हैं। वाजपेयी जी जब नेता प्रतिपक्ष थे, तब उन्हें तत्काल प्रधानमंत्री ने ईमेलों में भेजा भारत का पक्ष रखने के लिए, और उन्होंने जाकर जिस निष्ठापूर्वक तरीके से भारत का पक्ष रखा, वो काबिल प्रशंसा के तारीफ के योग्य है। लेकिन आज वर्तमान जो स्थिति देख रही हैं आप, जो वर्तमान राजनीति का ह्रास देख रही हैं, किसी एक व्यक्ति का दोष मैं नहीं दूं, लेकिन राजनीति में बनाए रखना सबका दायित्व है। और आप सरकार के खिलाफ हुई, बीजेपी उसे बनाए रख रही है क्या सर? नहीं, भाजपा अपने हिस्से की जिम्मेदारी, अपने हिस्से की भूमिका निभाने का पूरा प्रयत्न कर रही है। और यहाँ जी विषय तो ये है ना कि हम सब अपने अपने हिस्से का धर्म निभाए। आप विपक्ष अपने हिस्से का धर्म निभाए, पक्ष अपने हिस्से का धर्म निभाए। ठीक है सर। विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, भाजपा तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की बीजेपी और आज के दौर की बीजेपी में बहुत अंतर है? पहले की बीजेपी कम से कम एक सुचिता की राजनीति करती थी, समझती थी कि आखिर विपक्ष को किस तरह से हैंडल करना है, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा सकता है कि जिस बात का जिक्र कांग्रेस हमेशा करती रही है कि तानाशाह शासन मोदी का देख रहा है पूरा देश। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी में जमीन आसमान का अंतर है? नहीं, ये तो पूरा देश जानता है कि ये बीजेपी एक डिक्टेटरवादी बीजेपी है, और पहले वाली बीजेपी वैसी ही थी जैसे पहले कभी कांग्रेस की विचारधारा हुआ करती थी। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि देश की राजनीति में कोई भी दल क्यों ना हो, प्रत्येक दल ये दावा करता है कि वो देश के लिए तत्पर है, देश का विकास चाहता है, देश का उत्थान चाहता है। परिस्थितिवश किसी दल की सरकार बन जाती है, किसी की नहीं बनती। अगर कोई व्यक्ति विपक्ष में है या कोई पार्टी विपक्ष में है, इसका मतलब ये तो नहीं है वो लोग देशद्रोही हैं। तो अब तक होता ये रहा था, अभी मोदी जी के आने से पहले, कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, सब विपक्ष को भी अपनी विचारधारा में शामिल करके देश के प्रति बातचीत करके तब कदम बढ़ाया करते थे। लेकिन देश में पहली एक सरकार आई है कि जहां व्यक्तित्ववाद इतना हावी है। आप ये देखिए, क्या मोदी जी ही सब कुछ हैं बीजेपी में? क्या कोई और मंत्री काम नहीं करता? क्या कोई और नेता काम नहीं करता? आप हर बोर्ड पर फोटो देखेंगे तो केवल मोदी जी की ही फोटो देखेंगे। मोदी जी को ही आप हर तरफ देखेंगे। देश के बाहर भी मोदी जी दिखाई देंगे, देश के अंदर भी मोदी जी दिखाई देंगे, टॉयलेट के बोर्ड पर भी मोदी जी दिखाई देंगे। क्या भाजपा में कोई दूसरा काम करने वाला व्यक्ति है ही नहीं कि भाई जिसकी फोटो लग सके? पहली बात। दूसरी बात, देश हित के मुद्दों पर कब मोदी जी ने कांग्रेस के लोगों को या दूसरी पार्टियों के लोगों को बैठकर बात की? कभी नहीं की। ये कब करते हैं? जब ये फंस जाते हैं। जम्मू कश्मीर में चाहे 370 हटाने का मामला हो, आप देखिए इन्होंने बाद में मीटिंग की अभी कुछ समय पहले कश्मीर के लोगों के साथ। अरे पहले उन्हें विश्वास में ले लेते, दिक्कत क्या थी? भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था ये है नेहा जी कि मैं कोई भी कदम उठाऊं तो मैं ये देखूं कि उससे दूसरों को नुकसान तो नहीं है, और नुकसान नहीं भी है तब भी बैठकर बात करने में। कह रहे थे, उनका कहना है कि क्या मोदी का मतलब बीजेपी और बीजेपी का मतलब मोदी हो गया है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या अब विपक्षी पार्टियां देशद्रोही हो गई? सर, जिन विपक्षी पार्टियों ने देश में शासन किया, जब वो सत्ता में थी, देश चलाया, शांतिपूर्ण तरीके से चलाया, क्यों अब भाजपा इस तरह से कहीं ना कहीं माहौल बना देती है कि विपक्षी पार्टियां सब देशद्रोही हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता देशद्रोही हैं? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है सर? इन दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए जल्दी से। नेहा जी, ऐसा है कि हमने कभी किसी को देशद्रोही नहीं कहा, लेकिन जैसा कि हमारे मित्र कह रहे थे कि भाजपा हमें विश्वास में लेती धारा 370 हटाने से पहले, तो धारा 370 हमारे विपक्ष किसी पार्टी के एजेंडा में था ही नहीं। ये लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भारत माता के मुकुटमणि से लगा हुआ ये कलंक कभी कोई धो पाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी तो विपक्षी पार्टियों को साथ में लेके चलते थे ना सर। नेहा जी, लेट मी कंप्लीट।
साहबानों के मामले में जिन्होंने सारे न्याय को, सारी न्याय की प्रक्रिया को, पूरे संविधान को, पूरे पार्लियामेंट को झुका दिया, ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए 3 तलाक जैसे को हटाने का कानून आ जाएगा। ये इनके एजेंडे में भी नहीं था। इसको करके मोदी जी जीवित किंवदंती बन चुके हैं। जो मुस्लिम महिलाओं के साथ उन्होंने न्याय किया, जो धारा 370 हटाया, जो ऐतिहासिक कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ऐसा युग पुरुष अभी तक कोई देखने को नहीं मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी विपक्ष की बौखलाहट ये है कि भाजपा के पास इतना बड़ा और इतना विराट व्यक्ति होकर हर जगह नजर आते हैं। अरे हर हिंदुस्तानी के दिल में नजर आते हैं वो। नरेंद्र मोदी हर हिंदुस्तानी के दिल में नजर आते हैं, हर भारतीय के भारतीयता में नजर आते हैं, हर परिधान में नजर आते हैं, हर परिवेश में नजर आते हैं। तो कांग्रेस की परेशानी का सबब बन चुके हैं। लेकिन चूंकि भाजपा जो है वो वैचारिक दल है, लेकिन बाकी जो दल है वो पारिवारिक दल है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, माँ बेटा फलाना ढिमकाना। तो उनकी समस्या उस तरह की है, जिस राजनीति वो करना चाहते हैं उसमें राष्ट्र कहीं नहीं है। और हमारे लिए राष्ट्र इदम राष्ट्र इदम, हम राष्ट्र के प्रति सचेत और समर्पित और खुद को समर्पित कर देने वाले लोग। सर इसका मतलब ये नहीं है ना कि बाकी पार्टियां देशद्रोही हो गई, राष्ट्र विरोधी हो गई, इसका मतलब ये कतई नहीं है ना। लेकिन धनंजय जी, विपक्षी पार्टियों को, सर सुन लीजिए सर, अटल बिहारी वाजपेयी का क्योंकि आज हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी ये खासियत थी कि जब वो सत्ता में थे विपक्षी पार्टियों को साथ में लेकर चलते थे, या जो भी सत्ता में रहा वो विपक्षी पार्टियों को साथ में लेकर चला है। लेकिन क्या ये आज के दौर के राजनीति में हम देख सकते हैं, ये समझ पा रहे हैं? देखिए, जब इमरजेंसी का समय उन्होंने वो कहते थे पार्टियां आएंगी जाएंगी, गिरेंगी, बढ़ेंगी, लेकिन तंत्र रहना चाहिए, लोकतंत्र आस्था रहनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी उसी चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत के कण-कण में लोकतंत्र स्थापित करने में लगे हुए हैं, के बेसिक मूल्यों की रक्षा करने में लगे हुए हैं। और हर व्यक्ति के, महिलाओं के 3 तलाक को खत्म करके महिलाओं को अधिकार को पहली बार दिया गया है। जम्मू कश्मीर में के मारते से काली को धोया गया है। हर काम किया जा रहा है जो राष्ट्र के नहायत जरूरी है, यहाँ आवश्यक कार्य है राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसी को नरेंद्र मोदी आज सतत रहे हैं और राष्ट्र की प्रगति कर, राष्ट्र के विकास का कार्य सतत आबद्ध गति से करते जा रहे हैं। इसमें कहाँ कोई दिक्कत होगी, कहाँ किसी को परेशानी हो रही? परेशानी उन्हें हो रही है जिन्होंने इतने सालों से काम नहीं किया है। परेशानी उन्हें हो रही है जो छोटी छोटी राष्ट्र को झुका देते थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना विराट व्यक्तित्व है कि खुद को झुका करके भी राष्ट्र को ऊपर रखने के लिए का प्रयास हमेशा करते रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। इन्हें परेशानी हो रही है कि मोदी जी हर जगह दिख रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारे हिंदुस्तानी के दिल में दिख रहे हैं, तो इसमें क्या कर लेगी कोई दल? ठीक है संजीव जी, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे पर बीजेपी आगे बढ़ती है, तो क्या आपको लगता है कि उस पर अमल भी किया जा रहा है? दूसरी बात ये कि वाजपेयी की अगर हम क्योंकि बात कर रहे हैं, वाजपेयी की जो छवि थी वो सेकुलर नेता की रही हमेशा। कभी वो किसी एक धर्म, एक जाति, एक संप्रदाय के लिए उन्होंने खुलकर कोई ऐसी बात नहीं कही। और तब की राजनीति की अगर हम बात करें तो जितने आज राजनीति के जो स्तर है वो गिरा हुआ दिखाई देता है नेताओं के भाषण में, नेताओं के वक्तव्य में, क्या उस दौर की राजनीति में था? क्या वाजपेयी की बातों में कभी इस तरह की चीजें निकल के सामने आई क्या? देखिए, वाजपेयी जी के दौर को यदि आपको समझना है तो सिर्फ एक लाइन से आप समझिए कि वाजपेयी जी ने जिस समय सत्ता दौर संभाली थी उस समय उन्होंने कहा था कि देश के विकास में इसके पूर्ववर्ती सरकारों की भी अहम भूमिका रही है और उससे यदि हम इनकार करते हैं तो उनके पुरुषार्थ को सस्ते उठा सकते हैं। हम बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे, बेहतर रिजल्ट देंगे, लेकिन इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने भी देश के लिए उतने ही लगन ईमानदारी के साथ काम किया। वर्तमान प्रधानमंत्री के मुंह से कभी आपने सुना हो तो बताइए। जब अब से पहले पूर्ववर्ती सारे सरकारों के यदि कार्यों को बिल्कुल खारिज करते हैं और आप ये कहने का प्रयास करते हैं कि देश को गर्त में डाल दिया, आपसे सवाल किए जाते हैं तो आप सामने वाले को प्रश्न के ऊपर ही प्रश्न खड़ा कर देते हैं और देशद्रोही की श्रेणी में रख देते हैं। लगातार पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से देखा है हमने कि सवाल करने वाले और सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोगों के ऊपर जिस तरह से दमनात्मक कार्रवाई की गई, इससे पहले तो हमने नहीं देखा हिंदुस्तान में। इससे पहले तो हमने नहीं देखा कि यदि कोई सवाल कर ले, पत्रकार सवाल कर ले तो उसको उठा लिया जाए। मीडिया की भी मैं बात कर लूँ यदि खुद की, इससे पहले भी सरकारें नहीं है लेकिन मीडिया पर इस तरह से फोकस तो हमने नहीं देखा। सवाल ये है कि आप यदि सत्ता में है तो सारे लोगों को आजादी मिलनी चाहिए काम करने की, बोलने की, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से
मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि जिस तरह से खाई बना दी गई है समाज में केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए, दो पार्टों में बांट दिया गया, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कभी नहीं सोचा होगा, उनकी आत्मा तकलीफ पहुंचती होगी कि जिस तरह से बांट दिया गया। आप सबका साथ, सबका विकास और विश्वास की बात कर रहे हैं, सबका साथ आपने दिखा दिया लोगों को, विकास भी कर दिया, और जो विश्वास की बात हो रही है कभी सोशल मीडिया देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। पैदा किया गया है, तो ये सारी चीजें आपके सामने है। मैं अपने की बात का सम्मान करते हुए बात पूछता हूँ कि आपने इमरजेंसी नहीं देखी है? इस देश में इमरजेंसी को भी देखा है। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने जो इमरजेंसी लगाई और मीडिया की लाइन काटी गई और बोलती बंद की गई और तमाम देश के तमाम नेताओं को जेल में डाला गया, वैसी परिस्थितियां भी इस देश में देखी हैं और वैसी परिस्थितियों से भी देश अवगत रहा है। जैसा वो कह रहे हैं कि पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान में सबको स्वतंत्रता है, सबको बोलने की आजादी है और देश में हर विपक्षी दल, छोटा से बड़ा व्यक्ति बैठ करके नरेंद्र मोदी जी को, इस देश के प्रधानमंत्री को, उस पद की गरिमा पर बैठे हुए व्यक्ति को गाली देने के लिए स्वतंत्र है, बोलने के लिए स्वतंत्र। सवाल तो तब खड़े होते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद हो जाती है। सवाल तो तब खड़े होते हैं जब अपनी बातों को उनके सामने नहीं रख पाते। क्या अटल बिहारी वाजपेयी के समय की भी ऐसी ही बीजेपी थी? क्या इसी तरह की बीजेपी की परिकल्पना उन्होंने की थी क्या? बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद हो जाती है, वो तो सहज सुलभ है, सबके लिए उपलब्ध है और सबकी बात सुनते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, सबके मन की बात सुनते हैं, इनवाइट करते हैं कि आपके पास नया आइडिया है तो लेकर के आइए। आप देखे होंगे कई कार्यक्रमों में छोटे छोटे ग्रामीण परिवेश में छोटे छोटे लोग जो कहीं सुदूर में काम कर रहे हैं उनको भी खोज के उनसे बात करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। इतना संवाद करने वाली सरकार शायद पहले कभी नहीं रही हो। ठीक है संजीव, जल्दी से बात रखिए, जल्दी से रखिए। 30 सेकंड का वक्त आपका। बिल्कुल। लोकतंत्र में जब बाहरी लोकतंत्र को जीवित रखने की बात करते हैं तो सबसे पहले पार्टी में आज लोकतंत्र जीवित होने की बात होनी चाहिए। हमने देखा है, कांग्रेस पार्टी में भी देखा, यही की राष्ट्रीय पार्टी है वो भी, हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी में यदि किसी के स्वर निकलते हैं या किसी के साथ कुछ नाइंसाफी होती हुई दिखाई देती है, वो खुलेआम आता है, बाहर निकलता है। एक कैप्टन को बदल देने के बाद में पूरे हिंदुस्तान में कैप्टन चिल्ला के बोलते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, तो गुजरात में कैप्टन के साथ पूरी टीम बदल दी जाती है। आप कह सकते हैं कि ये अनुशासन है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि लोकतंत्र नहीं है, ये आपने किसी साथ रखी है, लोगों को बहने रखा है। तो ये हाईजैक करने वाली जो प्रवृत्ति है, बात है, ये कम से कम सत्ता में नहीं शोभा देता। बिल्कुल, ये सत्ता में नहीं होनी चाहिए, ये पार्टी में नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।